बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेडिसिन नगेट्स। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पॉइंट को डिस्कस किया था और आपको पता है कि ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट मेडिसिन की रिवीजन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोलेट की डेफिशिएंसी वाला। तो एक बात याद रख लेना कि जो फोलिक एसिड होता है ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है। तो कोई अगर पेशेंट है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं ले रहा तो फोलेट की डेफिशिएंसी होता है, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ही ले रहा है तो उसमें आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। अब जो फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, फोलेट में क्या होता है, नॉर्मल फोलेट की डेफिशिएंसी में नॉर्मल मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल होता है, यानी मिथाइल मेलानिक एसिड नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम नहीं देखने को मिलते। जबकि बी 12 में क्या होगा, होमोसिस्टीन भी ज़्यादा होगा, मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा होगा। और अगर वेजिटेरियन होगा तो आपने बी 12 के ऊपर रखना होता है और आप शिलिंग टेस्ट करा लोगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अच्छा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के डिफरेंशियल्स लिखे हुए हैं। माइक्रोसिटिक में क्या होता है कि एमसीवी 80 से कम हो जाता है। हाइपोक्रोमिक के अंदर क्या होता है कि आपको एमसीएचसी कम देखने को मिलता है। इसके डिफरेंशियल में आपके एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, लेड पॉइजनिंग है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक और थैलेसीमिया आ जाता है। क्लियर। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कुछ स्पेसिफिक चीजें मिलती है, लाइक आपको फटीग देखने को मिलती है, बस ये तो एनीमिया का पार्ट होता है। पैलर, ये भी एनीमिया का पार्ट होता है। लेकिन पाइका पाइका अगर आपको मिले और स्पून शेप नेम मिले, कॉइलोनिकिया मिले, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होती है। हेपरिन का जो एंटीडोट होता है वो प्रोटामीन होता है, स्पेसिफिकली अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का। वारफरिन का विटामिन के, और आपका दूसरा होता है प्रोथ्रोबिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक हो गया। ओके। प्रोथ्रोम्बिन दे सकते हो या विटामिन के दे सकते हो। वॉन विलिब्रियन डिजीज है तो इस केस में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होती है, खासतौर पर दांत निकलवाने के बाद देखने को ज़्यादा मिलती है। इसमें ब्लीडिंग टाइम और आपको एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग मिलता है। हीमोफीलिया में एपीटीटी टाइम बढ़ जाता होता है। ओके। हेपरिन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, वारफिन नहीं दे सकते। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में हीन्स बॉडी और बाइट सेल्स देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। एक 23 ईयर ओल्ड फीमेल है, 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आई है, उसको क्रश फ्रैक्चर हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, और 3 दिन के बाद डेथ हो गई है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है और डेथ हो गई है, तो ये फैट एम्बोलिज्म का आता है पॉइंट्स। ठीक हो गया। क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा फैट एम्बोलिज्म का। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रोंकाट्रिक फ्रैक्चर। ट्रोंकाट्रिक फ्रैक्चर है, वैसे बोन लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर है और आपको डेथ देखने को मिल रही है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से या फैट एम्बोलिज्म की वजह से डेथ देखने को मिलती है, इसलिए ट्रोंकाट्रिक फ्रैक्चर को स्पेसिफाई कर दिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा होता है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है। बाकी सारे ऑलमोस्ट हिमेटोलॉजिकल कंडीशंस आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, लाइक सिकल सेल एनीमिया है आपका, और थैलासीमिया होता है। जबकि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी क्या होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। एक फीमेल पेशेंट है जिसको डीवीटी है और वो कौन सी पिल इस्तेमाल कर रही है, तो ओसीपी डीवीटी करा देती होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको टीआईबीसी ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी सीरम आयरन, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन आपको कम देखने को मिलती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पर्निशियस एनीमिया को रूल आउट करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज कराते होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, नंबनेस है, एमसीवी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बी 12 की डेफिशिएंसी है। ठीक है। अब काज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। ये टेप वार्म होता है। नेक्स्ट है कि एक यंग मैन है जिसको लो ग्रेड फीवर है, एनीमिया है, इजी फटीगेबिलिटी है, सीबीसी में आपको ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं। लो ग्रेड फीवर मतलब डब्ल्यूबीसी से ही काम के नहीं है, एनीमिया डेट मींस आरबीसी कम है, सीबीसी में ब्लास्ट सेल्स है 20% से ज़्यादा हो और 15 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलते हैं, और CD19 पॉजिटिव होते हैं, तो वह ALL का निशानी होती है। ये प्लास्टिक एनीमिया के लिए बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं, बोन मैरो ट्रैफिन बायोप्सी कराते हैं, जिसमें आपको बोन मैरो में ए सेलुलर बोन मैरो मिलती है और बोन मैरो में फैट स्पेसिस बढ़ जाती होती है। क्लियर। इसके बाद है अयोटिक वाल्वुलर प्रोस्थेसिस। अगर आप अयोटिक वाल्व लगाओगे, प्रोस्थेटिक अयोटिक वाल्व लगाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोस्थेटिक वाल्व की वजह से माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया आपको थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया फेनिटोइन की वजह से होता है। फेनिटोइन, इसके अलावा और कौन सी ड्रग थी, फेनिटोइन है, इसके अलावा मिथोट्रेक्सेट है और 5-फ्लोयूरेसिल है, ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा देती होती है। हाइपर इओसिनोफिलिया, हाइपर इओसिनोफिलिया हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है, शायद रीड स्टॉर्मबर्ग सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा की किस टाइप में आपको इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है, मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर होता है। इसके अलावा इओसिनोफिलिया आपको सीएमएल में भी देखने को मिलता है। ट्रैफिन बायोप्सी या बोन मैरो बायोप्सी एप्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए करते होते हैं। क्लियर। सही हो गया। बर्किल लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से नेसोफेरेंजियल कैंसर या प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा भी आ जाएगा। स्प्लीनेक्टमी से कौन सा हेमोलिटिक एनीमिया ठीक होता है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है। डीवीटी को प्रिवेंट करना है तो आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा कंप्रेशन स्टॉकिंग, इलास्टिक न्यूमेटिक कंप्रेशन आपने देनी होती है। यंग बॉय विद एब्डोमिनल पेन और पर्परा, यंग बॉय एब्डोमिनल पेन और पर्परा है लेकिन प्लेटलेट्स नॉर्मल है, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा एचएसपी की वजह से होता है, नॉट शॉलिन पर्परा की वजह से होता है। अगर ईएसआर काफी ज्यादा है तो ये मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया होता है क्रैप क्राइटेरिया, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर,
अनीमिया और बोन पेन है, मदर RH पॉजिटिव है, फादर RH नेगेटिव है, ठीक है? मतलब कि इसमें कौन-सा डिज़ीज़ हो सकता है? वैसे म मदर को RH नेगेटिव होना चाहिए हेमोलिटिक डिज़ीज़ ऑफ न्यूबॉर्न के लिए। तो आपने कहना कि हेमोलिटिक डिज़ीज़ मुश्किल आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। अच्छा स्प्लीनेक्टमी इज़ मोस्ट यूज़फुल इन हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस है। अगर किसी को जॉन्डिस है और लो एचबी है, दैट मीन्स हेमोलिटिक एनीमिया और रेटिक्स बढ़े हुए हैं, तो हेमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। लो एचबी है, एचबी कम है, मल्टीपल अल्सर है पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया? मल्टीपल अल्सरेशन है, तो ये आपको सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिल सकती होती है, ठीक हो गया? ओके, एम्बोलिक फिनोमेना की वजह से देखने को मिल सकती है। लो एचबी है, तो मल्टीपल अल्सर्स है। वॉन विलिब्रियन डिज़ीज़ के अंदर ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी टाइम बढ़ जाता होता है। पोस्ट सप्लीनेक्टमी है, तो पोस्ट सप्लीनेक्टमी के बाद 3 इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती है। निमोकोकस है, मेनिंजोकोकस है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा टाइप भी होता है। ठीक है? एनीमिया विद अ ब्लास्ट सेल्स ओके, एनीमिया है और ब्लास्ट सेल्स आ रही है पेरिफेरल स्मेयर में है, ओके, तो इसने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस लिखा हुआ है। ब्लास्टोसिस है, हाँ, ब्लास्ट सेल्स आ सकते हैं, वैसे एएलएल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नॉन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया है, उसको डीप जॉन्डिस हो गया है, एचबी कम हो गया है, तो इसमें हेमोलिटिक क्राइसिस हो गया है। एप्लास्टिक क्राइसिस में तो पैरावो B19 का इन्फेक्शन होता है, लेकिन जॉन्डिस हो गया और एचबी कम है, दैट मीन्स हेमोलिटिक क्राइसिस है। वॉन विब्रियन डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट इस्तेमाल करनी होती है, क्लियर? इसके बाद हीमोफिलिया ए एक्सीडेंट रिसेसिव होती है। सप्लीनेक्टमी के बाद आपको होवल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलती होती है। यंग बॉय है, पैलर है, एनीमिया है, क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्स-रे है, तो ये थैलेसीमिया मेजर में देखने को मिलती है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कराना होता है डायग्नोस्टिक के तौर पर। 18 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको कोट्रिमॉक्सोसोल प्रेफर किया गया है फॉर द फीवर, ठीक है? कोट्रिमॉक्सोसोल प्रेफर किया गया, लेकिन 10 घंटों के बाद उसको रेड कलर्ड यूरिन आना शुरू हो गया और प्रोफाउंड वीकनेस है। अब जो कोट्रिमॉक्सोसोल है, इसके बाद रेड रेड कलर यूरिन आना शुरू हो गया और वीकनेस हो गया है। लैब टेस्ट में इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस है, दैट मीन्स रेड कलर का यूरिन क्यों आ रहा था? हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से आ रहा था। तो जो कोट्रिमॉक्सोसोल है, इसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है, क्लियर? तो G6PD डेफिशिएंसी का सिनेरियो था, कोट्रिमॉक्सोसोल का सिनेरियो दिया हुआ था, ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एक्सीलेंट रिसेसिव होती है, हेमोलिटिक एनीमिया होता है और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है, ठीक है? अब एक बात याद कर लेना कि कहने का मतलब है किन-किन चीज़ों से प्रेसिपिटेट होता है। नंबर 1 इन्फेक्शंस की से सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है, लाइक वायरल हेपेटाइटिस है। नंबर 2 ऐसी ड्रग्स जिसमें सल्फोनामाइड्स आता है, सल्फा ग्रुप आती है, लाइक आपके सल्फोनामाइड है, देखो ना कोट्रिमॉक्सोसोल में ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सोसोल है, वो आता है। डेप्सोन है, प्राइमाक्विन है या डीकेए है या फैबावीन्स है, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेसिपिटेट हो जाता होता है। इसमें बाइट सेल्स और हीन्स बॉडी देखने को मिलती है। वारफेरिन के लिए आप आईनार को चेक करते हैं, 2 से लेकर 3 तक आपने मेंटेन करना होता है। मोस्ट इफेक्टिव डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होती है। गैस्ट्रेक्टमी के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। रिकरेंट अबॉर्शन है और एपीटीटी रेज़्ड हुआ है, ठीक है? एपीटीटी रेज़्ड हुआ है, दैट मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर का मसला है और रिकरेंट अबॉर्शन एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में आपको देखने को मिलते होते हैं। एक पेशेंट को एनीमिया है, एमसीवी कम है और एमसीएच भी क्या हो गया? कम हो गया, 27 से कम हो गया और टारगेट सेल्स मिल रही है। वैसे टारगेट सेल आपको किसमें देखने को मिलते हैं? थैलासीमिया में आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर? ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अच्छा, तो हम आगे चलते होते हैं। अच्छा नॉर्मल एमसीएच कितना होता है? मैं एक मिनट चेक कर लूँ वैल्यू। तो नॉर्मल होता है 27 से लेकर 33 तक होता है। ठीक हो गया, ओके। टारगेट सेल वैसे आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। अच्छा एमसीएचसी अगर नॉर्मल हो ना, तो वो थैलेसीमिया को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि एमसीएचसी नॉर्मल है, तो टारगेट सेल है, तब मैं थैलेसीमिया को लिख देता। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आपको और नए एमसीक्यूज़ पॉइंट आ गया। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आपने कभी भी पिराज़िनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल नहीं करनी। ये एटीटी ड्रग होती है। इसके बाद प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। टीबी के केस में करते होते हैं पीपीडी टेस्ट, ठीक हो गया? पीपीटी और इसके अलावा इंटरफेरोन गामा रिलीज जैसे ये हम लेटेंट टीबी को देखने के लिए करते होते हैं। अब इसकी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, डिपेंडिंग अपॉन स्किन ड्यूरेशन कितनी है। अगर स्किन ड्यूरेशन 5 मिलीमीटर है तो उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, क्लियर? सही हो गया? 1 मिनट। अच्छा, अगर स्किन इंड्यूरेशन 5 मिलीमीटर से कम है, तो टेस्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? ओके। और अगर स्किन इंड्यूरेशन 10 से ज़्यादा है, तो टेस्ट पॉजिटिव होता है। यानी अगर कहने का मतलब है, अगर अगर 15 से ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव होता है, विद नो रिस्क फैक्टर है। अगर 10 से ज़्यादा है, तो ये आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है रिस्क फैक्टर के केस में। और अगर 5 से लेकर 10 है, तो ये डाउटफुल होता है और ये आपको रिस्क पेशेंट में आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है? लाइक आपको एचआईवी वाले पेशेंट में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में, क्लोज़ कॉन्टैक्ट वाले पेशेंट में देखने को मिलता होता है, एब्नॉर्मल चेस्ट एक्स-रे वालों में, या आपको स्टेरॉइड या ऑर्गन ट्रांसप्लांट ले रहा है, ठीक हो गया? तो 5 से कम नेगेटिव है, 10 से ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्लियर? और 5 से लेकर 10 डाउटफुल होता है, लाइक हाई रिस्क पेशेंट में, एचआईवी में, स्टेरॉइड पे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में। ऐसा नहीं है एज़र्ट की प्रोफिलैक्सिस आपने किस में देनी होती है, ठीक हो गया? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, लेकिन आपने पीपीडी किया वो पॉजिटिव है, लेकिन चेस्ट एक्स-रे नेगेटिव है, या फिर पीपीडी किया नेगेटिव है, लेकिन रिसेंटली एक्सपोज़ हो गया है, या फिर उसकी कन्वर्जन पीपीडी नेगेटिव से पॉजिटिव में चली गई है, या पीपीडी का रिएक्शन हाई रिस्क पेशेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया? हाई रिस्क पेशेंट ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कौन-कौन से होते हैं, वही लाइक एचआईवी पॉजिटिव वाले में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड वाले में, ठीक हो गया? ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं।
तो इस केस में आपने देना होता है प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है, 9 मंथ तक प्रोफाइलैक्सिस देते होते हैं। कब प्रोफाइलैक्सिस देंगे? जब पीपीडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है लेकिन एक्सपोज हुआ है या कन्वर्जन हो गई पीपीडी की। इसके बाद है कि एम्पिसिलिन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में देते हैं तो नॉन एलर्जिक रैश करवा देता होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को बोलते हैं किसिंग डिजीज। अगर फर्स्ट पीपीडी नेगेटिव है तो आपने इसको रिपीट करना होता है, सेकंड टेस्ट को 1 से लेकर 2 हफ्ते पे आपने कराना होता है। और अगर सेकंड टेस्ट नेगेटिव है मतलब पेशेंट ट्रूली नेगेटिव है, और अगर सेकंड टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब है पहला टेस्ट फॉल्स नेगेटिव था। ठीक हो गया? ओके। तो जब भी पीपीडी पॉजिटिव आ जाए तो आपने चेस्ट एक्सरे कराना होता है, और चेस्ट एक्सरे अगर पॉजिटिव आ गया तो आपने एटीटी स्टार्ट करनी होती है। और अगर चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है लेकिन पीपीडी पॉजिटिव है तो आपने प्रोफाइलैक्सिस आइसोनियाज़िड से करानी होती है 4 मंथ्स। ओके, ठीक हो गया? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सेफ्ट्राक्सोन, अब सेफ्ट्राक्सोन किन-किन केस में इस्तेमाल करते होते हैं? सेफ्ट्राक्सोन हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में इस्तेमाल करते होते हैं। सेफ्ट्राक्सोन गोनोरिया को ठीक करने के लिए करते हैं। सेफ्ट्राक्सोन लाइम डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेफ्ट्राक्सोन का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर करता होता है। दैट इज़ व्हाई आपने लीवर के प्रॉब्लम इसको अवॉइड करना होता है, तो आपने सीफोटैक्सिम इस्तेमाल करनी होती है। सूडोमोनास को टारगेट करने के लिए आप सेफ्टेजिडिम इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है? एलएएम, ओके, एलएएम कौन-कौन से है? लिस्टेरिया, एटिपिकल लाइक माइकोप्लाज्मा, मतलब कौन-कौन से होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं सेफलोस्पोरिन से, तो उसका निमोनिक होता है लेम, ये फार्मा पढ़ लिया। लिस्टेरिया एटिपिकस लाइक माइकोप्लाज्मा क्लैमिडिया है, एमआरसी है यानी मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस और एंटेरोकोकाई है। ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल लिस्टेरिया है, किसी भी लिस्टेरिया इन एनी इन्फेक्शन है तो आपने एम्पिसिलिन ऐड करनी होती है। ठीक है? सेफलोस्पोरिन के साथ। मर्सा है तो आपने वेनकोमाइसिन या लिनाजुलाइड आपने इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर? और अगर क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ निजेरिया मेनिंजाइटिस है तो रिफेम्पिन इस्तेमाल करनी होती है। और जो लोग अब हज करने के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें आपने रिफेम्पिसिन इस्तेमाल करनी है कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, और मैनव्यू वैक्सीन इस्तेमाल करनी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो पैरासिटामोल होती है, एस्टामिनोफेन होती है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन गाउट, ओके, तो गाउट में जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एनसेड होती है, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया? तो फर्स्ट ड्रग है गाउट में एनसेड होती है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्टेरॉइड देनी होती है। कोल्चिसिन भी दे सकते होते हैं। जो प्रोबेनिसिड एसिड होती है रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, और गिव एलोपिरिनोल इन रीनल इंसफिशिएंसी, एलोपिरिनोल रीनल इंसफिशिएंसी में दे सकते हैं। आई थिंक एलोपिरिनोल भी नहीं दे सकते हैं, फिबोक्सिस्टैट दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट है, सर्जरी करा रहा है तो उसको सर्वाइकल स्पाइन कराना चाहिए, बिकॉज़ अटलैंटो एक्सियल सबलक्सेशन हो सकती है। जो एंटी टीएनएफ ड्रग होती है ये टीबी को रिएक्टिवेट कर देती है। दैट इज़ व्हाई आपने ये ड्रग स्टार्ट करने से पहले आपने पीपीटी टेस्ट ज़रूर करवाना है ताकि इन्फेक्शन को रूल आउट कर सके। क्या-क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है इसके अलावा? टीबी के अलावा सीरियस इन्फेक्शन है, कोई डीमालिनेटिंग डिजीज़ है, इसमें टीएनएफ अल्फा इस्तेमाल नहीं करना, एप्लास्टिक एनीमिया या हार्ट फेलियर है। एसएलई के फ्लेयर में C3 कम हो जाती है और एंटी डीएस एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाती है। जो एंटीबॉडी डर्मेटोमायोसाइटिस या पोलीमायोसाइटिस में होती है, और ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लंग फाइब्रोसिस से एसोसिएटेड होता है। मोस्ट ओमिनियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ शॉगरेन सिंड्रोम, जो मोस्ट ओमिनियस या थ्रेटन्ड कॉम्प्लिकेशन होती है वो बी सेल लिम्फोमा आपको देखने को मिलता है। और मैंने बताया था कि शॉगरेन केस के आप शॉगरेन टेस्ट को शॉगरेन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए आप शिल्मन टेस्ट कराते हो, उसके अलावा आप क्या करवाते हो? पैरोटिड की बायोप्सी लेते हो। ठीक है? लैक्रिमल ग्लैंड की या पैरोटिड की बायोप्सी लेते हो। इसके बाद वैगनर है, वैगनर में सीएन का पॉजिटिव होता है जिसको एंटीप्रोटीनेस 3 बोलते होते हैं। क्रायोग्लोबिनीमिया हेपेटाइटिस सी से एसोसिएटेड होता है, और हेपेटाइटिस सी में और क्या देखने को मिल सकता है? क्रायोग्लोबिनीमिया, आर्थराल्जिया देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, स्किन की लीजन होती है, C4 कम हो जाता है। ठीक हो गया? ओके, तो क्रायोग्लोबिनीमिया आपने नोट कर लेना है। क्लियर? तो ये क्रायोग्लोबिनीमिया के कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट वगैरह हो जाएंगे, लाइक क्रायोग्लोबिनीमिया एसोसिएट, इसमें आपको आर्थराल्जिया देखने को मिलता है, स्किन की लीजन आपको देखने को मिलती है, ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, C4 का लेवल आपको कम देखने को मिलता होता है क्रायोग्लोबिनीमिया के अंदर। ठीक है? क्रायोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन्स होती है, जब वो ठंड पड़ती है ना तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्लियर? और इसमें आपको C4 का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल करनी होती है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो एनसेड देनी होती है, अगर वो काम नहीं कर रहे तो एंटी टीएनएफ अल्फा आपने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है? फिर इसमें इन्फ्लिक्सिमाब, अडालिमोमाब, इटानरसेप्ट आ जाती है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन सोरियोटिक आर्थराइटिस, तो सोरियोटिक आर्थराइटिस में पहले एनसेड दिया, अगर काम नहीं करी तो मिथोट्रेक्सेट है, अगर वो भी काम नहीं करी तो एंटी टीएनएफ इस्तेमाल करनी है। रिएक्टिव आर्थराइटिस में वंस अगेन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज एनसेड है, अगर वो काम नहीं कर रही तो सल्फासालाज़िन है। तो तीनों डिफरेंट एमसीक्यू है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एनसेड के बाद हम टीएनएफ अल्फा इस्तेमाल करते हैं, मिथोट्रेक्सेट हम इस्तेमाल करते हैं सोरियोटिक में, और रिएक्टिव में आप सल्फासालाज़िन इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होता है, इसके अलावा एसीआर भी कराते हैं, 30 मिलीग्राम से ज़्यादा का होता है, और माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया 30 टू 300 मिलीग्राम पर डे प्रोटीन्स होती है। नॉर्मली एक दिन में 150 से कम प्रोटीन एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के अंदर, जिसको टाइम हॉर्स फॉल प्रोटीन कहते होते हैं। इफ देयर इज परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया, अगर कोई परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया है तो आपने किडनी या रीनल बायोप्सी आपने जरूर करनी होती है। ठीक है? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है तो आपने एस इनहिबिटर आपने स्टार्ट करना है। ठीक हो गया? ओके, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए एलर्जिक इंटरस्टिशियल
नेफ्राइटिस है, इसमें आपको फीवर, आर्थराल्जिया, रैश और इओसिनोफिलिया आपको देखने को मिलता है। राइट स्टेन यूज़ करते होते हैं। ग्रैनुलर मड्डी कास्ट ये आपको देखने को मिलती है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, जबकि ब्रॉड वैक्सी कास्ट क्रोनिक रीनल फेल्योर में देखने को मिलती है। फैटी कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आरबीसी कास्ट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और कहने का मतलब है डब्ल्यूबीसी कास्ट आपको पायलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलती है। पेरिटीनल एज़ोटीमिया के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की रेशियो 20 से ज़्यादा होती है, यूरिनरी सोडियम 20 से कम होता है और यूरिन ऑस्मोलैलिटी 500 से ज़्यादा की होती है और फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 1 से कम होती है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में 1 और क्रिएटिनिन की रेशियो 20 से आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। और यूरिनरी सोडियम वो आपको 20 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऑस्मोलैलिटी 300 से कम हो जाएगी और आइसोइथीन यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक हो गया, ओके। आइसोएस्थीन यूरिया यानी किडनी उसको कर नहीं पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, यूरिन को डाइल्यूट भी नहीं कर पा रहा। कंट्रास्ट इंड्यूस्ड एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस कब होता है? जब आप ना कंट्रास्ट इन्हांस्ड सीटी स्कैन करा लोगे सीकेडी वाले पेशेंट में, डायबिटीज वालों में और कंजस्टिव हार्ट फेलियर वालों में, तो उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? गुड हाइड्रेशन देते हैं और एनिसिटाइल सिस्टीन देते होते हैं, क्लियर। स्टीरॉइड डज नॉट कॉज एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, बल्कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के 1 से लेकर 2 दिन बाद हेमाचूरिया हो रहा है तो आईजीआई नेफ्रोपैथी है। अगर 2 से लेकर 3 हफ्तों के बाद हो रहा है तो वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ल्यूपस नेफ्राइटिस के केस में आपने बायोप्सी करनी है ताकि आप डिजीज को इंटेंसिफाई कर सके कि डिजीज की सिवियरिटी क्या है और गाइड टू द थेरेपी है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे लिखे है कि ओके अब यहाँ पे कुछ और एमसीक्यू पॉइंट आ गया है। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स एंड साइन एंड लो फोलेट लेवल इन अच्छा फोलेट के लेवल आप हमेशा देखते हो आरबीसीज के अंदर देखते हो, जबकि B12 आप इसमें देखते हो सीरम के अंदर देखते हो, और ओरल फोलेट से आपने ठीक करना होता है। व्हाई डज एनीमिया डेवलप इन पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर, और कैसे ठीक करोगे? सीकेडी वाले पेशेंट में नॉर्मोस्टेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है और विद डिक्रीज रेटिक्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन है, तो आपने इसमें इरिथ्रोपोइटिन देना होता है। प्रेफर ट्रीटमेंट फॉर वुमेन, अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी है, प्रेग्नेंट फीमेल है विद हाइपरटेंशन, ओके, तो हाइपरटेंशन वाले में लाइक प्रीक्लैम्सिया के केस में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? लेबिटेलोल, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन और हाइड्रोलाजीन ये हम इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर। और अगर प्रीक्लैम्सिया है तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड करनी है न्यूरो प्रोटेक्शन के तौर पर। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, वेसल्स में डिपॉजिट होता है, इन्फ्लेमेशन करवा देता है। एग्जांपल में सीरम सिकनेस है, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस नोडुला है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। व्हाट कॉजेस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ये तो माइक्रो वाली चीज़ आना शुरू हो गई है, टीबी से रिलेटेड होती है, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को सेल मीडिएटेड या डिलेट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। गुलेन-बेरी सिंड्रोम एग्जांपल होती है इसकी, ठीक है। इसमें सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट होती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस करते हैं। जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है वो इसी को टाइप 4 को एक्सप्लेन करता होता है। इसके अलावा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में पीपीडी के अलावा और कौन-कौन से टेस्ट आ जाते हैं? पीपीडी के अलावा आपके आ जाते हैं लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, लाइक पॉइजन्स, ईवी, निकल अर्निंग्स है, या क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, या सार्कोइडोसिस है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, तो स्पुटम का कल्चर कराना होता है। सबसे पहले आप कल्चर कराओगे फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे, क्लियर। लेकिन कुछ लोग एम्पिरिकल भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने ब्लड कल्चर करा लोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेफ ऑरियस की निमोनिया के बारे में। जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया करवाता है, जिसको नोज़ोकोमियल निमोनिया भी कहलाते हैं। उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में जो निमोनिया होता है, वैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में जो निमोनिया होता है ना, वो मोस्टली आपको सूडोमोनास करवाता होता है, ठीक हो गया, ओके। लेकिन स्टेफ ऑरियस का जो काम याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया पोस्ट इन्फ्लुएंजा वाले में, आईवी ड्रग यूजर में बायलैटरल कैविटेटरी ब्रोंको निमोनिया करवाता होता है, क्लियर, सही है। उसने नोज़ोकोमियल भी ऐड कर दिया। हालांकि जो नोज़ोकोमियल है उसका जो काज होते हैं ना, लाइक वो होती है ग्राम नेगेटिव की वजह से, ई कोलाई और सूडोमोनास की वजह से होते हैं। और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में आपको सूडोमोनास देखने को मिलता होता है। आईवी ड्रग यूजर में देखने को मिल सकता है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में अभी आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है, ओके। ओके, या रिकरेंट लंग एब्सेस भी इसकी वजह से होती है। तो स्टेफ ऑरियस की वजह से एम्पाइमा, लंग एब्सेस है, बायलैटरल लंग कैविटेशन है, ये स्टेफ ऑरियस की वजह से होती है। अब सिफिलिस की स्क्रीनिंग के अंदर आपने 2 टेस्ट करानी होती है, आरपीआर और वीडीआरएल टेस्ट होता है। और अगर पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो आपने एफटीए एबीएस कराना होता है, या फिर आपने माइक्रो हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट कराना होता है, एमएचए-टीपी कराना होता है, ठीक हो गया, ओके। क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव आपको काफ़ी सारी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस के अंदर। और वंस अगर आरपीआर और वीडीआरएल टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं और एफटीए एबीएस, यानी ऐसा होता है कि एक मरतबा सिफिलिस को ठीक कर लो ना तो आरपीआर और वीडीआरएल टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन एफटीए, एबीएस और माइक्रो हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट सारी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ओके। और आपने जो जेनिटल चैंकर है उसकी बेस को आपने स्क्रैप करना है, कंडालोमाटा लाटा को भी आपने स्क्रैप करना होता है, और आपने स्पायरोकीट्स देखने होते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर।
ओके, सिफिलिस का जो ट्रीटमेंट होता है पेनिसिलिन होता है, और अगर एलर्जी है तो डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट है मीज़ल्स। मीज़ल्स या रूबियोला इन्फेक्शन है बच्चों के अंदर, तो आपने क्या देखना होता है, आपने पहले आपको 3 सी मिलती है, कफ, कोराइज़ा, कंजंक्टिवाइटिस, और फिर आपको कॉप्लियर स्पॉट्स देखने को मिलती है। कॉप्लिक स्पॉट्स टाइनी व्हाइट स्पॉट्स होते हैं बक्कल म्यूकोसा पर। हाई ग्रेड फीवर होगा उसके 3 दिन के बाद देखने को मिलेंगे, यानी पहले हाई ग्रेड फीवर होगा, कफ होगा, कोराइज़ा होगा, कंजंक्टिवाइटिस होगा, उसके 3 दिन के बाद कॉप्लिक स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सही है। और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट डे पे मैक्युलोपैपुलर रैश हो जाएगा। कान के पीछे से स्टार्ट होता है, फेस से स्टार्ट होता है और पूरे ट्रंक पे इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं सेफलोकॉर्डल प्रोग्रेशन, और आपने स्पॉटिव ट्रीटमेंट करना होता है। क्लासिकल साइन एंड द सिम्पटम ऑफ एंडोकार्डाइटिस, उसमें क्या क्या होते हैं, जो क्लासिकल साइंस होते हैं, फीवर, टकीकार्डिया, मलेस है, और अगर न्यू ऑनसेट हार्ट मर्मर आ रहा है, इम्बोलिक फिनोमिना लाइक स्ट्रोक इन्फेक्शन आ रहा है, ओस्लर नोड है, जानवे लीजन है, या कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स वास्कुलाइटिक फिनोमिना है लाइक रोथ स्पॉट है, रोज स्पॉट देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक है। रोज स्पॉट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ओस्लर नोड क्या होते हैं, पेनफुल नोड्यूल्स होते हैं ऑन द टिप ऑफ फिंगर। जेनरल लीजन क्या होती है, नॉन टेंडर एरिथेमाटस लीजन ऑन द पाम एंड से सोल। रोज स्पॉट्स है जो कि रेटिनल हैमरेजेस को बोलते हैं, और सेप्टिक शॉक है, ये पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने नोट करना होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। इसके बाद है हाउ डज स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस प्रेजेंट, और कैसे डायग्नोस करना और कैसे ठीक करना होता है। तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि सोर थ्रोट होगा, उसके 1 से लेकर 2 से लेकर 4 हफ्तों के बाद आपको फीवर, टॉन्सिलर एक्सुडेट और इनलार्ज टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगी, और ल्यूकोसाइटोसिस होगा। पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकल कल्चर होगा और डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेगा। ईएसओ और एंटी डीएनएस बी के टाइटर भी करवाते होते हैं आप। क्लियर, सही हो गया। वंस अगेन सफा गाइब। नेक्स्ट है कि यार 20 ईयर ओल्ड बॉय है, माइल्ड जॉन्डिस के साथ आया है, उसका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और इसका कोर एंटीबॉडी भी नेगेटिव है, और यानी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, दैट मींस वायरस निकल चुका है बॉडी से। कोर एंटी आईजीएम भी नेगेटिव है, ठीक है, और एंटी एचबीई पॉजिटिव है। तो करंट सिचुएशन क्या है, एक्यूट रिजॉल्विंग फेस है। ई का मतलब क्या है कि आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, यानी रिजॉल्विंग हो गया है। रिजॉल्विंग में आपको आईजीएम नहीं मिलता, आईजीजी मिलता है। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस की वजह से होता है। लोबार्ड निमोनिया न्यूमोकोकस की वजह से होता है। टीबी की माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में केजीएस नेक्रोसिस मिलता है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी स्पुटम कल्चर होता है। ईएफपी की आप कहते हैं कल्चर करते हो लोवेंस्टिन जेंसन मीडियन पर। करंट जेली स्पुटम क्लेप्सिला निमोनिया में देखने को मिलता है। हैंड फुट माउथ डिजीज कॉक्सिकी वायरस टाइप ए की वजह से होती है। सिकल सेल पेशेंट वाले में ऑस्टियोमाइलाइटिस साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी क्लैमिडिया की वजह से होता है। सब एक्यूट पीआईडी क्लैमिडिया ट्रकोमाटिस की वजह से होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में मोनोस्पोर टेस्ट करते होते हैं या पोल बोनल टेस्ट करते होते हैं। वास्कुलाइटिस एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा देखने को मिलता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में 6 मंथ का ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस स्टाफोरियस की वजह से होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया स्टाफोरियस की वजह से होता है। पायोजेनिक लिवर एब्सेस है और आपको मेनिंजाइटिस है, ठीक है। पायोजेनिक लिवर एब्सेस, सॉरी पायोजेनिक लंग एब्सेस है, सॉरी पायोजेनिक लंग एब्सेस है और मेनिंजाइटिस है, तो स्टाफोरियस की वजह से होता है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। निमोनिया इन पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में वैसे जो निमोनिया होता है इसमें साइटोमेगालो वायरस लिखा हुआ है, लेकिन जो बुक में लिखा है कि ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में आपको देखने को मिलता होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले में वो लीजोनीला निमोफिला वाला होता है, तो ये लीजोनीला को देख लेना। वैसे किडनी के ट्रांसप्लांट में होता है साइटोमेगालो वायरस। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से बर्किल लिम्फोमा होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। हीरी टंग होती है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी हो सकता है, हॉजकिन भी हो सकता है। नेजोफ्रिंजियल कैंसर है और एड्स वाले में लिम्फोमा होता है। कैपोसिस सार्कोमा ह्यूमन हेपेटाइटिस वायरस 8 की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर 16 18 31 33 45 की वजह से होता है। एड्स वाले पेशेंट में मेनिंजाइटिस है तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस की वजह से होता है। एड्स वाले पेशेंट में ब्रेन एब्सेस है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से होता है। स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर शिस्टोसोमियासिस की वजह से होता है। फिश लाइक ओडर, ओके, फिशी लाइक ओडर है, ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस में देखने को मिलता है। इसमें क्लू सेल भी होते हैं, गार्डनिया वजाइनालिस होता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेते हो, मेट्रोनिडाजोल है। कंजेनिटल कैटरेक्ट है, पीडीए है, और आपको डेफनेस सुनाई दे रही है तो डेफनेस सुनाई देती है, रूबेला आपको देखने को मिलता है। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड है जिसमें ग्रीनिश पस निकल रही है। ग्रीनिश पस स्पेसिफिक होता है सूडोमोनास पायोसाइनस के लिए है। ओके, पर्ट्यूसिस है, कॉलेरा है, इन्फ्लुएंजा है, इनकी जो वैक्सीनेशन होती है, ओके, और इंजेक्शन पोलियो है, ये किल्ड वैक्सीनेशन होती है, जबकि ओपीवी क्या होती है, लाइव एटीन्यूएटेड होती है। पर्ट्यूसिस कॉलेरा की किल्ड है। ओके, इसके बाद है कि एपिड्यूरल हीमाटोमा की क्या हिस्ट्री मिलती है। पहले पेशेंट को हेड का ट्रॉमा होगा, खासतौर पे टीडियन का फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, सही है, और टीडियन का फ्रैक्चर होगा, और इसके बाद इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, फिर ल्यूसिड इंटरवल होगा, फिर दोबारा वो बेहोश हो जाएगा। सीटी स्कैन कराओगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, इसमें आपको बाइकॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म या फिर आपको क्या देखने को मिलती होती है, लाइक आप कह सकते हो कि लेमन शेप ओपेसिटी आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है। इसके बाद टेंशन हीमाथोरैक्स है, इसमें ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिलती है, शॉक देखने को मिलता है, नेक वेन डिस्टेंडेड हो जाती है, जेवीपी बढ़ जाती है। पेरिकार्डियल
या कार्डिक टेम्परांट में बैकस्ट्राइड देखने को मिलता है। बैकस्ट्राइड में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, जेवीपी बढ़ जाती है, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देती होती है, और पल्सेस पैराडॉक्सेस भी देखने को मिलता होता है। सेप्टिक शॉक में कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। कार्डिक आउटपुट किस शॉक में कम हो जाती है, हाइपोवोलेमिक वालों में, ओके। और इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक हो गया, ओके। कार्डियोजेनिक शॉक में तो कम ही होती है। बर्न रिलेटेड पेशेंट में जो इन्फेक्शन होता है वो सूडोमोनास की वजह से होता है। फोलेट की डेफिशिएंसी है तो आपको मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलेगा, बट न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम नहीं मिलेंगे। बी12 में आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम देखने को मिलते हैं। अब जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है जिसमें लॉस ऑफ एंकल जर्क है, ग्लोव स्टकिंग सेंसेशन होती है। दूसरा सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें आपके डोर्सल कॉलम अफेक्टेड होते हैं और आपका होता है कहने का मतलब है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एस्टामाइनोफेन ओवरडोज में जो एंटीडोट है, ओके। तो जो एस्टामाइनोफेन ओवरडोज में जो एंटीडोट इस्तेमाल करते होते हैं, वो एसिटाइलसिस्टीन करते होते हैं। अगर ओपियाट्स का ओवरडोज है तो नाल्ट्रेक्सोन और नैलोक्सोन इस्तेमाल करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन का तो फ्लूमाजेनिल इस्तेमाल करते हैं। अगर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया दोनों के लिए डेंट्रोलिन है, जबकि सेरोटोनिन सिंड्रोम के लिए सिप्रोहेप्टाडीन होती है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लैडर कैंसर और ट्रांजिशन सेल कैंसर की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर और सेमिनोमा होता है। हिमाचूरिया फ्लैंक और पाल्पेबल फ्लैंक मास है, यानी ट्रायड होता है, फ्लैंक में मास है, पेन है और हिमाचूरिया है, तो ये आरसीसी में देखने को मिलता है। और ये जो आरबीसी कास्ट होती है वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलती है। जो वैक्सी कास्ट होती है सीकेडी में देखने को मिलती है। वैसे वैक्सी कास्ट, ब्रॉड वैक्सी कास्ट सीकेडी में देखने को मिलती है, लेकिन जो फैटी कास्ट होती है, फैटी कास्ट इन यूरिन सेगमेंट और माल्टीज क्रोसिस, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कास्ट ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस तो आईजी नेफ्रोपैथी होता है। वैसे बुक में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और साथ में डेफनेस भी है, तो वेलपोर्ट सिंड्रोम है, इसमें लेंस की डिस्लोकेशन भी देखने को मिलती है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और हिमोप्टेसिस है, ठीक है। तो दो ही डिफरेंशियल बनती है, गुड पास्टर और वैगनर है। वैगनर में आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगी। टार टेंटेड टी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडेंट हो गया तो हाइपरक्लीमिया होता है। टी वेव फ्लैटेंड होगी और यू वेव है तो हाइपोक्लीमिया होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, उसके अलावा कुछ मैलिग्नेंसी होता है, सार्कोइडोसिस में भी देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेफ्रोलिथियासिस जो स्टोन होते हैं किडनी के, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन, हिमाचूरिया, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता होता है, और आपको प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है, एडिमा भी देखने को मिलता होता है। प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा है, एल्ब्यूमिन कम है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरलिपिड्यूरिया है और एडिमा है, तो ये नेफ्राइटिक नहीं है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं।